नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण सेशन की, जिसमें हम लोग सुपर 30 क्वेश्चंस करते हैं और ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही दिखने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग लाइव रहें, सेशन को शेयर करें, जुड़ें। देखिए यहाँ पर मैं 30 क्वेश्चंस कराता हूँ। 30 क्वेश्चंस। अब ये 30 क्वेश्चंस केवल नाम के हैं। हालांकि मैं इनके एक्सप्लेनेशन वगैरह भी बहुत अच्छे से पूरी डिटेल में कराता हूं। तो हम लोग पढ़ेंगे वर्दी वाले प्रश्न। अच्छा, आज रिवीजन में नहीं दिए क्या? चलिए लास्ट में दिए होंगे। हाँ जी, हाँ लास्ट में दिए हैं। चलिए आज लास्ट में डाल दिए हैं, कोई बात नहीं। तो हम पहले क्वेश्चन ही स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं। चलिए, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया था? किसने लिखा था? कौन सा पत्रकार था? जल्दी जल्दी से बताइए। पत्रकार 1942 में महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को भी कवर करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक अमेरिकी पत्रकार थे। एक अमेरिकी पत्रकार थे जिन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर उनके लेख को, पूरा लेख महात्मा गांधी के ऊपर लिखा और कहा कि असहयोग ही महात्मा गांधी के जीवन का शीर्षक बन चुका है। तो आप कहेंगे वो कौन थे? लुईस फिशर थे। कौन थे? लुईस फिशर थे। अब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया था? यहां पर बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन, ये असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? तो आप बताना सर। ये असहयोग आंदोलन चलाया गया था जी 1 अगस्त। कब चलाया गया? 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया जाता है। ठीक है, गांधी जी के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा चलाया गया। इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। क्या नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है जी, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है जी, मोहनदास करमचंद गांधी। अब चर्चा यह है कि सर इनका जन्म कब होता है? जन्म कब होता है, कहां पर जन्म होता है, जरा आप कमेंट करके बताइए। महात्मा गांधी का जन्म कब होता है? तो 2 अक्टूबर 1969 में, 1869 में। कब? 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हो जाता है पोरबंदर गुजरात में। कहां पर? पोरबंदर गुजरात में। ठीक है जी, कहां पर? पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हो जाता है। यहां पर एक कथन और पूछा जाता है, बहुत फेमस कथन है कि किसने किसने असहयोग आंदोलन की सुबह तो देखी पर शाम नहीं देख पाए? किसने असहयोग आंदोलन की सुबह तो देखी पर शाम नहीं देख पाए? असहयोग आंदोलन की सुबह तो देखी, आंदोलन की तो देखी पर शाम नहीं देख पाए। देखी पर शाम नहीं देख पाए। पर शाम नहीं देख पाए। पर शाम नहीं देख पाए। कौन थे बेटा? नहीं देख पाए। जल्दी जल्दी से बताइए, ये स्टेटमेंट किसके लिए कहा गया है? ये कथन किसके लिए कहा गया है? तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक के लिए कहा गया। किसके लिए? बाल गंगाधर तिलक के लिए कहा गया। तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के लिए कहा गया है। गंगाधर तिलक। ठीक है जी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी बेटा 1 अगस्त 1920 में। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। और अगर बात करें कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन को कवर किया था इन्होंने। एक आंदोलन और आता है जिसे हम कहेंगे सर नमक सत्याग्रह को किसने कवर किया था? नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह को किसने कवर किया था? कौन थे? तो बेब मिलर। कौन था पत्रकार? बेब मिलर था। बेब मिलर ने नमक सत्याग्रह को कवर किया। ऐसे पूछा जाएगा नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कौन सा अमेरिकी पत्रकार था जिसने उसको पूरा कवर किया था? वो कहेंगे बेब मिलर था। कौन था जी? बेब मिलर था। यहां तक आप लोग सारी चीजों पर नोट डाउन करते हुए चलेंगे। आगे हम लोग चलते हैं। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। जोहान्सनबर्ग, केप टाउन, डरबन या पोर्ट एलिजाबेथ? जल्दी जल्दी से बताइए।
जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा इसका क्या आंसर होने वाला है, कौन कौन बच्चा बताएगा। चलिए जल्दी से बताइए, बहुत शानदार लाजवाब। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सर इसका क्या आंसर है। तो बेटा सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए सभी लोग, कि जो भी साथी यहाँ पर नहीं जुड़े हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं। बात होगी महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी 1893 में कहाँ जा रहे थे, दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, तो आप कहेंगे सर 1893 में कहाँ पहुंच गए, डरबन। डरबन पहुंच जाते हैं। जब डरबन पहुंचे, डरबन बेटा कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। ये वापस कब आए, वापस कब आ गए, तो आप कहेंगे सर ये वापस कब आए। वापस की बात करें तो आप कहेंगे सर ये रिटर्न कब आए थे। रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर रिटर्न आए थे 9 जनवरी 1915 में। कब, 9 जनवरी 1915 में ये महात्मा गांधी भारत आते हैं एनआरआई बनकर। क्या बनकर, एनआरआई बनकर भारत आते हैं। और यही कारण है कि 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कहां पहुंचे थे, डरबन पहुंचे थे। अच्छा यहां पर इन्होंने क्या किया था, 1904 में, 1904 में इन्होंने क्या किया था, एक आश्रम बनाया था। क्या बनाया था बेटा, बहुत बढ़िया शानदार लाजवाब। आप कहेंगे सर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक डरबन में ही क्या बनाया था, फिनिक्स आश्रम बनाया था। क्या बनाया था, फिनिक्स आश्रम। आप लोग बताएंगे सर फिनिक्स आश्रम इनके द्वारा बनाया गया था। क्या बनाया था, फिनिक्स आश्रम इनके द्वारा बनाया जाता है। क्या यहां तक आप लोग पढ़ लेंगे। अब ये जो है, ये अगर मैं बात करूं कि सर 1912 में ही ये फिनिक्स ट्रस्ट में बदल गया। किसमें, फिनिक्स ट्रस्ट में बदल जाता है। फिनिक्स ट्रस्ट में बदल जाता है। किसमें, फिनिक्स ट्रस्ट में बदल जाता है, एक ट्रस्ट बन जाती है 1912 में। अब बात आती है गए क्यों थे, तो भैया एक व्यापारी थे, एक व्यापारी थे अब्दुल्ला साहब, उनका केस लड़ने के लिए गए थे। केस लड़ने के लिए जाते हैं, ठीक है, केस लड़ने के लिए गए थे। चलिए समझ गए आप लोग। तो क्या बना था 1912 में, फिनिक्स ट्रस्ट की स्थापना हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। दांडी मार्च, जिसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से जानते हैं या जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण शुरू का कारण बना था, जल्दी जल्दी से बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का, चोरी चोरा कांड का, असहयोग आंदोलन का, भारत छोड़ो आंदोलन का, नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का एक कारण बना था। देखिए गांधी युग आज स्टार्ट हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री में, तो गांधी युग के आज मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। तो ये मत सोचना कि आज गांधी के ही क्वेश्चन क्यों चल रहे हैं। बेटा मैंने आपसे कहा था कि चैप्टर वाइज कराता हुआ चलूंगा, कि हर चैप्टर को रिवीजन में आपके ले आऊंगा। आपको कुछ भी ऐसी समस्या नहीं होगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा। आप जब एग्जाम सेंटर में बैठे होंगे तो आपको महसूस होगा कि ये क्वेश्चन तो हमने क्लास में कर रखे हैं। भले ये क्वेश्चन ना आए, इनकी एक्सप्लेनेशन जो भी मैं एक्स्ट्रा कराता हूं वो क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेगी। चलिए तो मैंने यहां पर आंसर टिक कर दिया था। बात करते हैं पहले। अब आपकी डिमांड बड़ी अतरंगी होती है, पहले क्वेश्चन टिक कर दिया करो, हमें क्वेश्चन टिक करने में समस्या नहीं आती है। समस्या आती है, अरे भैया मैं पूरा ही तो करता हूं, ऐसा तो नहीं है बिना टिक करके आगे बढ़ जाता हूं रे मेरे लाल हैं। अब एक कह रहा टाइम क्या है भैया, 7 बजे क्लास चलती है, डेली 7 बजे क्लास चलती है। तो आप कहेंगे सर क्या हुआ था, तो हम कहेंगे सर सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर मैं बात करता हूं तो ये 6 अप्रैल 1930 में स्टार्ट होता है। 6 अप्रैल 1930 में स्टार्ट होता है। अब चोरी चोरा की घटना बेटा 4 फरवरी 1900 कब माय डियर, आप कहेंगे 1922 में होती है क्या। अच्छा बात यहां पर आती है असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में स्टार्ट हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन बेटा 9 अगस्त 1942। हालांकि 7 अगस्त को प्रस्ताव आया, 7 अगस्त को क्या आया, प्रस्ताव आ जाता है। क्या आता है, प्रस्ताव पास हो जाता है। और 8 अगस्त को ये क्या किया गया, एक नारा दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ही करो या मरो का नारा दिया, करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, अब बात आती है सर इससे पहले क्या होता है, 12 मार्च 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी से,
कहां से? दांडी से नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया। नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया और भैया ये यहां से चल पड़ते हैं 241 मील, यानी कि लगभग में 285 किलोमीटर के आसपास, 385 होगा, 385 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं? 241 मल्टीप्लाई 1.6 करके देख लेना, लगभग 384 किलोमीटर के आसपास आएगा कि भैया अब ये चला। ये कहां के लिए? ये साबरमती आश्रम, ये साबरमती आश्रम से निकले थे। कहां से निकले थे? साबरमती आश्रम से। कहां से? साबरमती आश्रम से निकलते हैं। कहां के लिए? दांडी के लिए। और दांडी में भैया ये पहुंच जाते हैं। 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून तोड़ते हैं और यहीं से अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं। यहीं से अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं। इस समय इनके सहयोगी कितने थे? कितने सहयोगी इनके साथ चले थे? तो आप कहेंगे इनके साथ सहयोगी चले थे 78। कितने चले थे? 78। आगे चलते, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था? जल्दी जल्दी से बता देंगे कि भैया कौन थे। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, चलिए बताइए। बहुत शानदार लाजवाब प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर हैं, तो आंसर क्या होगा? देखिए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले ना तो मदन मोहन मालवीय थे, न एनी बेसेंट थी, न महात्मा गांधी थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज सम्मेलन का मतलब क्या है कि जो पहला गोलमेज सम्मेलन था वो कहां पर हुआ था? कि सर जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? गोलमेज सम्मेलन क्यों कहा गया था? क्योंकि एक गोल टेबल के चारों तरफ बैठकर यह सम्मेलन हुआ था। 12 नवंबर 1930 से लेकर 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 को ये चला था। ठीक है जी। अब ये हुआ कहां था? ये कहां पर होता है? कौन से स्थान पर ये हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन मेरे भैया सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। कहां पर? आप कहेंगे सर सेंट जेम्स पैलेस में होता है। जेम्स पैलेस में होता है। कहां पर पड़ता है जी ये? तो आप कहेंगे सर ये पैलेस कहां पड़ता है? तो ये पैलेस पड़ता है जी लंदन में। कहां पर? लंदन में ये पैलेस पड़ता है, तो इसको आप लोग लिखना। अब बात आती है कि सर इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे सर ब्रिटिश पीएम थे, ब्रिटिश पीएम थे रामसे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था? रामसे या रैमजे मैकडोनाल्ड। आप कहेंगे सर रामसे मैकडोनाल्ड। आपसे पूछा जाएगा राम से मैकडोनाल्ड। ठीक है जी, डोनाल्ड। यहां पर आप लोग लिख सकते हैं राम से मैकडोनाल्ड के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसमें कुल कितने प्रतिनिधि आए थे? कुल प्रतिनिधि की अगर बात की जाएगी कि सर इसमें कुल कितने प्रतिनिधि थे, तो 89 प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। ठीक है। तो दलितों की तरफ से, जिसमें भारत की तरफ से या भारत में दलितों की तरफ से किसने हिस्सा लिया था? वो थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर साहब थे। ठीक है जी, भीमराव अंबेडकर। अब बात होती है सेकंड गोलमेज सम्मेलन की। सेकंड गोलमेज सम्मेलन, सेकंड गोलमेज सम्मेलन, मेज सम्मेलन। तो हम कहेंगे सर सेकंड गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ है? ये गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? तो आप क्या कहेंगे सर ये 7 सितंबर में स्टार्ट होता है। 7 सितंबर 1931 से लेकर ये कब तक चला था? तो 1 दिसंबर 1931 तक। 1 दिसंबर 1931 तक ये चला। अब ये कहां पर हुआ था? तो ये भी मेरे लाल कहां पर होता है? ये कहां पर हुआ था? तो उसी स्थान पर सेंट जेम्स पैलेस में। कहां पर? सेंट जेम्स पैलेस में। सेंट जेम्स पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस में ही लंदन में ये हुआ था। ठीक है जी। कहां पर होता है? लंदन में हो जाता है। चलिए इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें
31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? दलितों के तरफ से कौन गए थे? तो भीमराव अंबेडकर गए थे। दलितों की तरफ से कौन गए थे? भीमराव अंबेडकर गए थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब होता है? थर्ड गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो आप कहेंगे कि सर तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 में हुआ था। कब? 17 नवंबर 1932 में। क्लियर है जी ये? तो आप कहेंगे सर 17 नवंबर 1932 से लेकर ये कब तक चला था? सितंबर तक चला था क्या? तो ये 24 दिसंबर तक चला था बेटा। कब तक? 24 दिसंबर 1932 तक ये चला था। और ये कहां पर होता है? तो इसमें वही सेम होता है। इसमें कुल प्रतिनिधि बताने हैं बस कि सर इसमें कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे, इसमें प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो आप कहेंगे सर इसमें प्रतिनिधि आए थे 46, 46 प्रतिनिधि आए थे। अब तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कौन थे? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी थे, अंबेडकर थे, एनी बेसेंट थी। आप कहेंगे अंबेडकर। महात्मा गांधी ने किसमें हिस्सा लिया था? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी हिस्सा लेते हैं। अच्छा, एनी बेसेंट के बारे में बात करते हैं कि इन्होंने होम रूल लीग स्थापना की थी। होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना कर दी थी जी। कब? तो आप कहेंगे जी 1916 में। 1916 में अडयार में। कहां पर? अडयार में। अडयार पड़ता है जी मद्रास में। कहां पर? मद्रास में। और यही वो महिला होंगी जो बेटा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। किसकी? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला। कांग्रेस की भारतीय नहीं थी, भारतीय तो सरोजनी नायडू बनी थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष। प्रथम महिला अध्यक्ष। महिला अध्यक्ष। ठीक है जी, ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना। क्या यहां तक आप लोग नोट डाउन करेंगे मेरे दोस्तों? चलिए आगे बात करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई। कल मैंने क्वेश्चन किया था कि भैया अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ है। आज है कि मुस्लिम लीग ने कब हिस्सा लिया था। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर है और कौन कौन बच्चे बता रहे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हम लोग यहां पर बात करेंगे कि भैया कब, तो आप कहेंगे 24 अक्टूबर 1946। देखिए ये बनी कब, गठन कब हुआ था इसका, ये सरकार बनी कब थी, गठन कब हुआ था? तो आप कहेंगे 2 सितंबर 1946 में। कब? 2 सितंबर 1946 में। इसमें मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था। मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था। मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है जी, मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। मुस्लिम लीग ने हिस्सा कब लिया था? तो 24 अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा ले लिया था। ठीक है जी, क्या 24 अक्टूबर को ही लिया था क्या? बताइए जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सर अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई थी। तो आप कहेंगे अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी। सरकार की घोषणा कब की जाती है? तो आप कहेंगे कि सर घोषणा कब हो गई थी। तो भैया 24 अगस्त 1946 में घोषणा हो गई थी। ठीक है भैया, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। चलिए जल्दी जल्दी से बताते रहिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बहुत शानदार, साउथ अफ्रीका से। बिल्कुल सही क्वेश्चन दिया है, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे संविधान के किस भाग में, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। भाग 20 में। और आर्टिकल्स की बात करते हैं, आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? आप कहेंगे सर समवर्ती सूची ली है। क्या लिया है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हमने ली है। और यहां से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है। किसकी? प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा हमने ली है। ठीक है जी, चलिए अब बात करते हैं कनाडा से। हमने सशक्त केंद्र कहां से लिया है? आप कहेंगे सर सशक्त केंद्र हमने कहां से लिया है। तो आप कहेंगे सर सशक्त केंद्र हमने कहां से लिया है। तो आप कहेंगे कनाडा से। ठीक है, कनाडा से। और हमने क्या लिया है? राज्यपाल का पद। राज्यपाल, राज्यपाल पद।
ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र की सिफारिश पर। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया है? आपातकालीन व्यवस्था। आपातकालीन व्यवस्था। आपातकालीन व्यवस्था हमने कहां से ली है? जर्मनी के संविधान से। अगर पूछ लिया जाता कि सर प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया है, प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया है, तो आप क्या बताएंगे? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सर हमने प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया है। तो आप कहेंगे सर ये हमने कहां से लिया है? ये हमने लिया है मेरे दोस्त कहां से? यूएसए से, अमेरिका के संविधान से। कहां से? अमेरिका के संविधान से। नॉर्मल क्वेश्चन है, आंसर आप दे रहे हैं। आगे चलते हैं। लिखा है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? राष्ट्रीय चिन्ह की बात होगी तो आप लोग क्या बताएंगे? चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हम जानते हैं कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। पहले तो राष्ट्रीय चिन्ह बता दीजिए। हाँ जी, राष्ट्रीय चिन्ह बता दीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सर क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन दिया है, पहला ही प्रश्न। अरे मेरे लाल, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर क्या है? मुस्लिम लीग कब शामिल हुई है? क्वेश्चन पहले आप समझो पूरा। मुस्लिम लीग कब शामिल हुई है? गठन कब हुआ है अंतरिम सरकार का? तो मैंने बताया 2 सितंबर 1946 में। घोषणा कब हुई है? ठीक है, मुस्लिम लीग ने कब हिस्सा लिया है? तो क्वेश्चन पूरा तो पढ़ लिया करो रे बालक। चलिए अब हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि सर 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में अशोक स्तंभ से, अशोक स्तंभ से अशोक ललाट लिया गया है। अशोक स्तंभ क्या है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय चिन्ह है। अशोक स्तंभ में शेरों की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे जो मूल स्तंभ है ना, इसमें 4 सिंह हैं। कितने सिंह हैं? 4 सिंह। सिंह मतलब शेर है। 4 सिंह हैं इसमें। कितने सिंह हैं? 4 सिंह हैं। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते। इसमें नीचे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। ठीक है जी, सत्यमेव जयते। हमेशा सत्य की विजय होती है। सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। मुंड को आप कह सकते हैं कहां से बेटा? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये चीजें भी आप लोग लिख लेना। मुंडको उपनिषद से इसको लिया गया है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। कौन मेरे बच्चे बताएंगे इसका क्या आंसर है? कि भैया ये बताएं, प्रस्तावना के बारे में जब मैं बात करूंगा कि प्रस्तावना का प्रस्तावना, जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में किसने पेश की थी? उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में किसने पेश की थी? तो आप बताना, उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में किसने पेश की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी। पहले आंसर बात कर लेते हैं। तो आप कहेंगे के एम मुंशी ने कहा था। अच्छा, प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 में पेश किया गया था। इसे सर्वसम्मति से स्वीकार संविधान सभा ने किया था। किसने? संविधान सभा ने स्वीकार किया था। कब स्वीकार किया? तो 22 जनवरी 22 जनवरी, आप कहेंगे सर 22 जनवरी 1947 में इसे स्वीकार किया गया। अच्छा, इसे बेटा अंगीकृत कब किया गया प्रस्तावना के रूप में? इसको अंगीकृत कब कर लिया गया? तो 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत कर लिया जाता है। ठीक है जी, चलिए अब बात करेंगे सर प्रस्तावना के बारे में। कुछ कथन मैंने पहले भी बताए होंगे कि प्रस्तावना को लेकर कि भैया प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? कमेंट करके बताएं, संविधान की आत्मा किसने कहा है? जल्दी से बताएंगे, रट गई होंगी चीजें। आत्मा, तो आप कहेंगे सर ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव ने, भार्गव, तो आप बताना ठाकुर दास भार्गव द्वारा संविधान की आत्मा कहा।
प्रस्तावना को विचारों की जानने की कुंजी, ठीक है, किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा था। किसने कहा था? के एम मुंशी ने कहा था। ठीक है। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? जल्दी जल्दी से बताओ। अरे अनोखी विशेषता तो डीपीएसपी, अरे बालक हैं, कहां पे कहां रिलेट कर रहे हो आप लोग? चलो नेक्स्ट है, लिखा हुआ निम्नलिखित में से, निम्नलिखित संविधान, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? बताइए कौन सा परिभाषित करता है, जल्दी जल्दी से बता देंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूं। अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है लोक नियोजन की समानता। किसकी मेरे लाल? आप कहेंगे सर लोक नियोजन की समानता, सरकारी नौकरी, लोक नियोजन की समानता, सभी लोगों को बराबरी का अधिकार मिलेगा सरकारी नौकरी में। इसमें क्या लिखा है? गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। ठीक है जी, किससे? गिरफ्तारी से संरक्षण। क्या है बेटा? गिरफ्तारी से संरक्षण है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें क्या है? इसमें लिखा है उपाधियों का अंत। किसका अंत? उपाधियों का अंत। आप कहेंगे उपाधियों का अंत। ठीक है जी, किसका अंत? उपाधियों का अंत। अब बात आती है राज्य। राज्य कैसे बनेगा? राज्य की परिभाषा किस किस आर्टिकल में दी हुई है? परिभाषा, तो आप कहेंगे सर राज्य की जो परिभाषा है, ये परिभाषा क्या क्या है? तो बेटा परिभाषा कैसे बनेगी? भारत सरकार से। किससे? भारत सरकार, भारत सरकार, संसद, क्या शामिल हो जाएगी इसमें? संसद। विधानमंडल, यहां पर क्या हो जाएगी? राज्य सरकार। क्या हो जाएगी बेटा? राज्य सरकार हो जाएगी। राज्य सरकार भी इसमें शामिल होगी, राज्य सरकार। राज्य सरकार के साथ बेटा राज्य सरकार हो जाएगी। चौथे नंबर पे राज्य विधानमंडल हो जाएगा। क्या होगा? राज्य विधानमंडल। राज्य की परिभाषा बता रहा हूं, ये राज्य का विधानमंडल इसमें शामिल होगा। इसमें अन्य, इसमें स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण स्टार्ट हो जाएंगे। प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण, प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण शामिल होंगे। और भैया अन्य, अन्य प्राधिकरण भी इसमें शामिल हो जाएंगे। प्राधिकरण इसमें शामिल होंगे। अब बात आती है कि सर राज्य की परिभाषा कितने आर्टिकल्स में दी हुई है? राज्य की परिभाषा कितने अनुच्छेदों में है? तो राज्य की परिभाषा 3 आर्टिकल्स में दी हुई है। राज्य की परिभाषा 3 आर्टिकल। अनुच्छेद कौन सा है? 12, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 152। इन तीनों आर्टिकल में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अब राज्य का मतलब ये नहीं है, राज्य का मतलब ये नहीं है कि किसी उत्तर प्रदेश की परिभाषा है या हिमाचल की परिभाषा है ना। किसकी परिभाषा के बारे में वर्णन है कि भैया यहां पर हमारे नेशन को, हमारे देश को वर्णित किया गया है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं कि भैया ये बताएं संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीतियां समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती हैं? कौन सा आर्टिकल ये बताता है? चलिए जल्दी से बताइए। भारत रत्न उपाधियां नहीं है, भारत रत्न बेटा सम्मान है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म भूषण, 3 होते ना पद्म अवार्ड, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। ठीक है, ये सब सम्मान हैं। डॉक्टरेट की जो उपाधियां होती हैं वो उपाधियां नहीं होती, वो डिग्री होती हैं। जैसे डॉक्टर लग गए जो पीएचडी कर लेते हैं, एमबीबीएस कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे। आप कहेंगे सर इसमें क्या लिखा हुआ है 15 खंड 2 में कि किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, वंश, जन्म स्थान के आधार पर किसी होटल, रेस्तरां, पब्लिक पार्क, तालाब आदि पर प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है जी, अनुच्छेद 15 खंड 2 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जाति, धर्म, वंश, जन्मस्थान, लिंग के आधार पर किसी होटल, रेस्तरां,
सार्वजनिक पार्क में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 16 खंड 4 कहता है कि राज्य में जिनका सरकारी नौकरियों में जिनका प्रतिनिधित्व कम है उनको राज्य क्या कर सकता है, कुछ छूट दे सकता है जनसंख्या के आधार पर। तो आप कहेंगे राज्य को यह अधिकार दिया गया है, राज्य को यह अधिकार है कि जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में जिनका जिनका प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में कम है, सरकारी नौकरियों में कम है। ठीक है जी, कम है, उनके लिए क्या है बेटा, आरक्षण का प्रावधान है, आरक्षण दिया जा सकता है। अब 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अनुच्छेद इसमें क्या लिखा है, तो विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता एवं समान संरक्षण। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ जी बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत शानदार। आगे चलते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित, आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आप कहेंगे भैया धार्मिक करों का भुगतान ना करना, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय के बारे में स्वतंत्रता। कि ये किस में दिया गया है, ये तो आर्टिकल 27 में दिया गया है। ये किसमें है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29 में दिया गया है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है, किसमें है, अनुच्छेद 26 में। क्लियर है, ये तो हमने बहुत बार पढ़ रखे हैं, बहुत बार पढ़ रखे हैं, है ना। चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, जुनून बेटा वर्दी का अगर होगा ना तो मन हमेशा लगेगा ही लगेगा। वो कहते हैं ना कि ना जुनून है मुझे मोहब्बत का, ना तेरी आस की मैं डूबा हूं, ना जुनून है मुझे मोहब्बत का, ना तेरी आस की मैं डूबा हूं। ए वर्दी तुझे जिस्म पर सजाना है, ए वर्दी तुझे जिस्म पर सजाना है, तेरे ख्वाबों में ही तो जीता हूं, तेरे ख्वाबों में ही तो जीता हूं। तो वर्दी को अगर ख्वाबों में अपने बना लिया तो वर्दी आपकी है, यकीनन वर्दी आपकी है। तो चलिए बताइए इसका क्या आंसर है, कौन कौन बच्चा बताएगा। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे कि हैवियस कॉर्पस याचिका का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है पेश किया जाए, प्रेजेंट किया जाए। तो बेटा हैवियस कॉर्पस आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट, अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है और 32 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है, जिसमें हैवियस कॉर्पस को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। हैवियस कॉर्पस को हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या कहेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो आप कहेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, लिख लेना आप लोग। इसका मतलब है कि किसी को शरीर पेश करना या किसी का शरीर पेश करना। ठीक है, अब हम आदेश देते हैं, यह परमादेश, ये क्या है, परमादेश, वी ऑर्डर्ड। ठीक है, परमादेश का मतलब है मैंडामस, इसको बोलते हैं मैंडामस। क्लियर है ये चीजें। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यह आजीविका के अधिकार से संबंधित है, यह आजीविका के अधिकार से संबंधित है। ये 2002 में शामिल किया गया, सहकारी संगठन से संबंधित है। जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर है,
कौन कौन बच्चा बताएगा? बहुत बढ़िया, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। हाँ जी, चलिए बताइए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये सहकारी संगठन से संबंधित होगा। इसे 97वें संविधान संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया है। कब? 2011 द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है जी, जोड़ा गया है। ठीक है जी, जोड़ा गया। ये क्या है? ये डीपीएसपी है। ये 200 ये 43वीं क्या है? डीपीएसपी में इसको शामिल किया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये हमने कहाँ से लिए हैं? ये किस भाग में? भाग 4 में, 36 से लेकर 51 तक। कि भैया डीपीएसपी हमने कहाँ से लिए हैं? तो आप कहेंगे ये भैया हमने लिए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है, भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है। भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है। कहाँ पर स्थित है जी? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। भारत का हिमाद्री स्टेशन की बात करें तो आप कहेंगे सर ये आर्कटिक में है। कहाँ पर है? आर्कटिक स्टेशन है। आप कहेंगे आर्कटिक में रिसर्च स्टेशन है। अच्छा ये बताएंगे कि ये कब, इसका उद्घाटन कब हुआ था? 1 जुलाई 2008 में। 1 जुलाई 2008 में। अच्छा रिसर्च स्टेशन की मैं बात करता हूं। रिसर्च स्टेशन भारत 3 बना चुका है। 3। तो आप कहेंगे सर कौन कौन से? तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं, आप कहेंगे मैत्री, भारती और हिमाद्री। 3 ही तो थे। कौन कौन से थे बेटा? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो आप लोग इसका क्या आंसर करेंगे? चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। सभी लोग मेरे भाई बताएंगे कि सर मैत्री कब बनाया गया था? मैत्री, तो आप कहेंगे मैत्री की स्थापना होती है 1989 में। कब? 1989 में। उसके बाद भैया क्या बनाया गया? उसके बाद हिमाद्री बनाया गया है। क्या? उसके बाद क्या बनाया? हिमाद्री। हिमाद्री 2008 में। 2008 में। उसके बाद भारती। भारती कब बना है? तो आप कहेंगे 2012 में। कब बना है? 2012 में बना है। चलिए ये सारी चीजें लिख लेना। आगे चलते हैं। मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में क्या सत्य है? ये निशुल्क प्राप्त होता है। ये अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है। यह फसल के आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है। उपयुक्त सभी। क्या सही होगा? इसका आंसर बताएं। चलिए बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने क्या किया? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना स्टार्ट की थी और इसकी शुरुआत सबसे पहले राजस्थान से होती है। कहां से? चलिए मैं बताता हूं भैया। क्या था? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कि सर ये योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? तो पीएम नरेंद्र मोदी। आप कह सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी। ठीक है जी। चलिए अब यहां पर हम बात करेंगे कि भैया इसको कहां से? राजस्थान से। कहां से? राजस्थान से स्टार्ट किया जाता है। कहां से? राजस्थान से स्टार्ट किया गया। कहां से स्टार्ट किया बेटा? राजस्थान से स्टार्ट किया गया है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या है? यह निशुल्क प्राप्त होता है। यह अधिक उपज के लिए मिट्टी की गुणवत्ता वृद्धि हेतु जानकारी देता है। यह फसल के आवश्यकता अनुसार उर्वरक की सही मात्रा की जानकारी देता है। उपयुक्त सभी सही होंगे। उपयुक्त सभी सही होंगे इसके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। कहां पर अवस्थित है? चलिए जल्दी से बताइए। आप लोग आज बेटा लाइक भी नहीं कर रहे हैं और आज तो हमारे बच्चे भी गायब हो गए सब। कहां चले गए सब लोग भाई? हैं? चलो बताओ जल्दी से। आप कहेंगे भैया कहां पर स्थित है? दलहन से संबंधित मैंने बताया था। दाल का उत्पादन कौन करता है सबसे ज्यादा? भारत। उपभोग भी सबसे ज्यादा कौन करता है? भारत करता है। तो आप कहेंगे सर इसकी स्थापना बेटा कानपुर में की गई थी। कहां पर? कानपुर में। और कब की जाती है इसकी स्थापना? तो आप कहेंगे सर इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। कब? 1983 में। कानपुर किस लिए फेमस है? तो आप कहेंगे सर चमड़ा उद्योग के लिए। चमड़ा
उद्योग के लिए कानपुर फेमस है। किसके लिए? चमड़ा उद्योग के लिए। नेक्स्ट है भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? स्थापना कब होती है? स्थापना की बात करेंगे, स्थापना तो आप कहेंगे सर स्थापना होती है 1976 में नागपुर में। कहाँ पर? नागपुर। और नागपुर बेटा कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो सही आंसर हो जाएगा नागपुर। क्या आंसर हो जाएगा? नागपुर। अब बात करते हैं जैसे केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पूछ लेगा केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा? तो आप कहेंगे सर कटक। कटक कहाँ पड़ता है जी? ओडिशा में। कटक कहाँ पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। तो ये भी आप लोग लिख लेंगे। कहाँ पड़ता है जी? कटक कहाँ पड़ता है? ओडिशा में। चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं, इसके आगे हम बात करते हैं। चलिए बताइएगा। हाँ जी, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात कर लें कि सर ये बताएं राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है यूपी में? राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा? तो आप कहेंगे सर अनुसंधान केंद्र होगा लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है जी, लखनऊ में होगा। अब बात करते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा? आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो आप कहेंगे शिमला, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? शिमला, हिमाचल प्रदेश। शिमला, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है जी, कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। चलिए और हम लोग चर्चा करते हैं केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर होगा? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कमेंट करके बताते रहेंगे सभी लाल कहाँ पर है मेरे बच्चे। तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में। कहाँ पर? राजमुंद्री। राजमुंद्री कहाँ पड़ता है? राजमुंद्री कहाँ पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर राजमुंद्री कहाँ पड़ेगा? तो आप बताएंगे सर राजमुंद्री पड़ता है जी आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश सही आंसर होगा। चलिए एक और मैं बता देता हूं कि भैया राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ पर है? राष्ट्रीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ होगा? आप कहेंगे सर कहाँ? देहरादून। कहाँ पर? देहरादून। देहरादून। और देहरादून कहाँ पड़ता है जी? उत्तराखंड में। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, ये लिख लेना। चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर। हाँ जी, चलिए लिखा है 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पहली बार घोषित किया गया था? किसके लिए घोषित किया गया? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आंसर बताइएगा इसका क्या आंसर होगा? कौन कौन बच्चा बता रहे हैं? चलिए बता दीजिए। तो हम लोग बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप कहेंगे सर किसानों को उनकी फसल और उनका लाभप्रद मूल्य देने के लिए केंद्र सरकार ने एमएसपी की व्यवस्था स्टार्ट की थी। और एमएसपी की इस व्यवस्था के लिए 1965 में कृषि मूल्य आयोग बनाया गया था। 1965 में कृषि मूल्य आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? कृषि मूल्य आयोग बनाया गया। मूल्य आयोग बनाया जाता है। क्या किया जाता है? कृषि मूल्य आयोग बनाया जाता है। हालांकि इसका आगे चलकर नाम बदल दिया गया। 1985 में कृषि लागत और मूल्य आयोग बना दिया गया। 1985 में इसका नाम क्या कर दिया? इसका नाम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मूल्य आयोग कर दिया जाता है। और इन्होंने सबसे पहले जो एमएसपी स्टार्ट किया था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो धान पर स्टार्ट किया था। किस पर? धान पर। वर्तमान में लगभग 25 फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, 25 फसलों पर। ठीक है, पहली फसल धान थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है? इनमें से बताइए जल्दी जल्दी से। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार।
हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, आंसर क्या है जी आपका? आप कहेंगे सर सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा हैदराबाद। अच्छा, एक एक करके लिख लेते हैं। विजयवाड़ा का कितना हो जाएगा? तो 16,933 के आसपास, 16,933 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, कानपुर का कितना होगा? 1452, 1452 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, 1452 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। हैदराबाद की बात करते हैं तो लगभग 18,172, 18,172 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, कल्याण, कल्याण की बात करते हैं तो आप कहेंगे 9,087 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहां पर सबसे ज्यादा किसका है? हैदराबाद का। अगर भारत की बात हो जाए कि सर भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस शहर का है? भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? ज्यादा जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। तो आप क्या कहेंगे? घनत्व। तो यहां पर आप लोग बता सकते हैं भैया मुंबई का है। किसका? मुंबई का। मुंबई का लगभग 76,000 पर्सन पर किलोमीटर है मेरे लाल। कितना? तो आप क्या कहेंगे? 76,790, 76,790 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, वर्ग किलोमीटर में। अब बात करेंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? ये तो शहर हो गए, ये तो जनसंख्या घनत्व वाले शहर हो गए। क्या हो गए जी? शहर हो गए। चलिए, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। ठीक है जी, क्या? घनत्व। तो आपकी बात होगी जनसंख्या घनत्व की। अगर मैं चर्चा कर लूं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर किस राज्य का? राज्य अगर पूछ ले राज्य, तो आप कहेंगे सर बिहार। बिहार का कितना है जी? बिहार का है जी 1106 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व, कम जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व। तो आप क्या बताइएगा? आप कहेंगे भैया सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका होगा? तो 17 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर अरुणाचल प्रदेश का। कहां का? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, प्रदेश। ठीक है जी। चलिए, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे है सार्क की पहली बैठक कहाँ होती है? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों को कराया है। सार्क की पहली बैठक ढाका में, बांग्लादेश में होती है। चलिए, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका नाम था बेटा जियाउर रहमान। जियाउर रहमान ने 1977 में सुझाव दिया था कि सार्क की स्थापना की जाए। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है भैया। हाँ जी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ? बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे सार्क की स्थापना कब हो गई। सार्क की स्थापना हो जाती है 8 दिसंबर को। कब? 8 दिसंबर 1985 में। क्या सही है? क्या सही है बेटा? बिल्कुल। 7 देशों ने मिलकर की थी। कितने देशों ने? 7 देशों ने मिलकर की थी। कौन कौन से देश थे? बांग्लादेश, भूटान, मालदीव। कौन कौन से थे बेटा? बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और भारत। कौन था? भारत था। ठीक है जी। 3 देश और थे। तो आप कहेंगे पाकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका। नेपाल और श्रीलंका। कौन मेरे लाल? श्रीलंका। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि सर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नेपाल में। कहां पर? नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। तो आप कहेंगे नेपाल, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। अब क्या होता है कि भैया इसका 14वां सम्मेलन था, 14वां सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन कब होता है? 14वां सम्मेलन 2007 में 14वां सम्मेलन होता है। और इसमें 8वां सदस्य कौन बनता है?
8वां सदस्य कौन बन जाता है? आप कहेंगे अफगानिस्तान बना था जी, अफगानिस्तान बना था। कौन? अफगानिस्तान। चलिए लिखते चलिएगा, आगे चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन है? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब प्रश्न है। इसका क्या आंसर होगा? चलिए बहुत शानदार। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, मैं पानी पी लेता हूं जब तक आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भैया इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर A R रहमान। अब बात होगी सर A R रहमान। ए आर रहमान को एक फिल्म आई थी बेटा, स्लम डॉग मिलेनियर, 2009 में आती है, और इन्होंने गीत लिखा था जय हो। क्या गीत लिखा था इन्होंने? जय हो। ठीक है जी, जय हो इन्होंने गीत लिखा था। ये गीत किसके लिए लिखा था बेटा? तो आप कहेंगे सर स्लम डॉग मिलेनियर के लिए। किसके लिए? स्लम डॉग, स्लम डॉग मिलेनियर। ठीक है जी, तो यही तो होगा बेटा, मिलेनियर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आती है सर इनका पूरा नाम क्या है? A R रहमान साहब का पूरा नाम क्या है? तो अल्लाह रखा रहमान। क्या नाम है इनका? अल्लाह रखा रहमान। क्या नाम है? रहमान। ठीक है, ये भी आप लोग लिख लेंगे। कि सर ये बताइए कि इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? ये तो हमने पढ़ लिया है कि भैया बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। इन्हें बेटा ग्रैमी पुरस्कार भी दिया गया है। ग्रैमी पुरस्कार कब मिला है इन्हें? ग्रैमी पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है 2010 में। 2010 में जय हो के लिए ग्रैमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। ठीक है, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, हम बात करेंगे नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? चलिए जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए 12 महीने होते हैं, चैत वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक अगहन पूस महा फागुन। यही तो होते हैं जी, यही तो होते हैं ना, चैत्र वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादो क्वार कार्तिक अगहन पूस महा फागुन। याद है आपको ये? हालांकि कब कब आते हैं मुझे भी नहीं पता, क्योंकि हिंदी शायद 15 मार्च से चैत्र स्टार्ट होता है ना, चैत्र। तो वो इंग्लिश वाले तो मुझे आते हैं, बस नाम मैंने याद कर लिए कि कौन कौन से हैं। ठीक है, हालांकि मैंने कई बार याद किए लेकिन मैं भूल जाता हूँ कि कब कब स्टार्ट होते हैं। तो आप कहेंगे सर नाग पंचमी बेटा कब? श्रावण महीने के कब स्टार्ट होती है बेटा? तो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। भगवान शिव और नाग देवता को कच्चा दूध, हल्दी, रोली, फूल वगैरह चढ़ाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, आगे है, लिखा है बेटा क्लिनिकल थर्मामीटर से क्या तापमान बढ़ता है? ये तो हमने कल भी पढ़ा था ना, 35 से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये तो हमने शायद कल भी पढ़ा था। मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यही तो होता है। थर्मामीटर में क्या होता है? थर्मामीटर में बेटा पारा लगा रहता है। क्या लगा रहता है? पारा। क्या होता है पारा? जिसे मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मरकरी। ये जहरीली होती है मरकरी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है, वह कार्बन के अपरूपों के संबंध में असंगत शब्द की पहचान करिए। क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए हम लोग बात करेंगे, कार्बन हीरा है, ग्रेफाइट है, ये भी है, लेकिन टंगस्टन थोड़ी कार्बन होता है। टंगस्टन कार्बन थोड़ी होता है बेटा। टंगस्टन क्या है जल्दी से बताइए? टंगस्टन किस में लगता है? टंगस्टन का प्रतीक भी बता दीजिए, चिन्ह क्या है इसका? परमाणु क्रमांक क्या है इसका? परमाणु क्रमांक बताइए, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 74। और इसका प्रतीक क्या होता है? डब्लू। इसका प्रतीक क्या होता है? डब्लू। और इसका परमाणु क्रमांक होता है 74। इसका उपयोग घर में बल्ब जो होते हैं, बल्ब, उसमें किया जाता है। नेक्स्ट, पोलियो रोग
पोलियो रोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है? पोलियो, हालांकि पोलियो रोग तो अब खत्म ही हो चुका है लगभग भारत से, है ना जी। चलिए बता दीजिए, पोलियो रोग के बारे में हम बात करते हैं। पोलियो रोग, इसकी वैक्सीन 1955 में बनाई थी जोनास साल्क ने। किसने? जोनास साल्क के द्वारा। कि सर इसकी वैक्सीन 1955 में इसकी वैक्सीन बनाई गई थी। वैक्सीन बनाई थी किसने बेटा? तो आप कहेंगे सर जोनास साल्क के द्वारा। किसके द्वारा? जोनास साल्क के द्वारा बनाई जाती है। किससे फैलता है जी? ये विषाणु से फैलता है। किससे फैलता है? विषाणु से फैलता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर जीवाणु से कौन से रोग फैलते हैं? जीवाणु से बेटा जैसे टीबी है, कुष्ठ रोग है, टीबी हुआ, कुष्ठ रोग हुआ, क्या हुआ? कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग हुआ, ये सब विषाणु से फैलते हैं। कवक, कवक से जैसे दाग है, दाद है, खुजली है, ठीक है, दाद खुजली, दाद खुजली, खुजली वगैरह है, खुजली, ठीक है। प्रोटोजोआ से क्या होता है? प्रोटोजोआ से बेटा मलेरिया है, पायरिया है, मलेरिया, पायरिया, दांतों में जो पीलापन होता है, मुंह से बदबू आती है, पायरिया। ठीक है जी, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहां से हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर है। हाँ जी, चलिए हाल ही में सोशल चेंज के लिए CNN न्यूज 818 ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? मैंने एक दिन पहले और कराया था जिसमें शाहरुख खान था, कि हमने शाहरुख खान को दिया। वहां मैंने एक्सप्लेन किया 7 कैटेगरी में दिया जाता है। ये कौन सा 13वां संस्करण था, तो इसमें रवि कन्नन को मिला, यहां पर रवि कन्नन को। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल 150वें विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन है? साकिब अल हसन है, जसप्रीत बुमराह है, राशिद खान है। आप कहेंगे टिम साउथी हैं। कौन होंगे? टिम साउथी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये न्यूजीलैंड के। कहाँ के? न्यूजीलैंड। तो आप कहेंगे सर कहाँ के हो जाएंगे? ये न्यूजीलैंड के हो जाएंगे। आगे हम लोग बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य ने रोगाणु रोधी प्रतिरोध AMR से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? ये भी मैंने आप लोगों को ऑपरेशन अमृत बताया था, केरल वाला। ये रिवीजन के थे 5 क्वेश्चन। आप लोगों की बहुत डिमांड रहती थी ना, 5 क्वेश्चन रिवीजन में लाओ, रिवीजन में लाओ, तो मैं रिवीजन में लाया हूं, उसके बावजूद भी आप गलत कर रहे हैं। भारत और किस देश के बीच पहले द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्थापाया या अयुत्थाया के नाम से जाना जाता है? श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड या इंडोनेशिया? आप कहेंगे सर थाईलैंड के साथ भारत ने ये अभ्यास प्रारंभ किया है। ये आप लोगों का एक क्या हो जाएगा? होमवर्क हो जाएगा। ये आपका एक होमवर्क होगा। अब वर्दी वाले प्रश्न की बात करेंगे, वर्दी वाले प्रश्न की बात करेंगे। ये आप लोग याद रखना, अभी तो मैं रिवीजन वाले प्रश्न भी कराऊंगा। बोनालू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? हैदराबाद में। कब? जुलाई 2023 में मनाया गया है। हेमिस महोत्सव ये लद्दाख में मनाया जाता है, जून 2023 में मनाए गए, यानी कि ये महीने हैं। और 2023 में कब कब मनाए गए? थावे महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है। आदि महोत्सव नई दिल्ली में मनाया जाता है। खुजराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। संगाई महोत्सव मणिपुर में। नुखवाई महोत्सव ओडिशा में। और बथुकुंबा फूल महोत्सव तेलंगाना में। ये मानकर चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नुखवाई और बथुकुंबा ये पूछे जाते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अच्छा, आज रिवीजन वाले दिए ही नहीं है, भूल गए क्या वो? चलिए कोई बात नहीं, कल करा देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली होंगी और मेहनत आप लोग कर रहे हैं, तो ऐसे ही पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।